जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला की है उसका आज का हमारा ये 26वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन, जिले और संभाग से संबंधित क्वेश्चन जो है उन पर चर्चा करने वाले हैं। कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में जैसे एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। बस अंतर ये रहेगा हमारे डिस्कशन का कि हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर, क्लियर, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर यहां से प्रश्न आए तो जो डिस्कशन करेंगे उससे रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में उत्तरी जिले, ऑप्शन देखिए, प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े, देशी रियासतें या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी है। जो भी जिले रहे मध्य प्रदेश के ब्रिटिश भारत में उनको हम रजवाड़े भी कहते थे, देशी रियासतें भी कहते थे और प्रिंसली स्टेट्स भी। ये तीनों शब्द इसके लिए आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त सभी आप लोग लगाएंगे। नॉर्मली हम ज्यादातर अगर देखें तो देशी रियासतें जो शब्द है वो ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन ये वो समय था जब ब्रिटिश भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे, कुछ ऐसे थे जिसमें ब्रिटिश सरकार का इंटरफेयर था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे, और कुछ ऐसे थे जिनमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। इस आधार पर स्टेट्स को अलग अलग रूप में हम लोग जानते थे, इसलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े, देशी रियासत इनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को की गई थी। ऑप्शन है 1 नवंबर 1955, 1 दिसंबर 1956, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956। याद रखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये वो समय था जब मध्य प्रदेश के सहित भारत में राज्यों को गठन के लेकर समस्याएं चल रही थी। आजादी के समय लगभग 600 देशी रियासतें देखते हैं, 552 देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया था, शेष पाकिस्तान में गई थी। 552 देशी रियासतों में 3 को लेकर समस्याएं भी आई थी, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनको लेकर समस्याएं आई थी, लेकिन भारत ने इन सभी का समाधान निकाल लिया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके हरि सिंह गौर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, और जो निजाम था वो पाकिस्तान भाग गया था और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना लिया गया था। और जूनागढ़ जो था दोस्तों, वहां पर जन्म संग्रह करवा के जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। क्यों? क्योंकि जूनागढ़ का जो सुल्तान था वो मुस्लिम था और प्रजा हिंदू थी। प्रजा ने कहा कि भाई हम भारत में आना चाहते हैं और जूनागढ़ को भी भारत में मिलाया था। जूनागढ़ पश्चिम में है, गुजरात के पश्चिम क्षेत्र पे। हैदराबाद सभी को पता है कि अभी तेलंगाना की राजधानी है, और जम्मू कश्मीर उत्तर में। जम्मू कश्मीर जो था वो एक प्रकार से हरि सिंह गौर के नेतृत्व में स्वतंत्र रहना चाहता था, परंतु पाकिस्तान की जो गतिविधियां रही उनके चलते हरि सिंह गौर ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया था। तो इस प्रकार से भारत में लगभग 552 रियासतें अंततः आ गई थी और फिर भारत में राज्यों का गठन किया गया। जब राज्यों के गठन की बारी आई थी तो यहां पर आपको एस के धर समिति आपको देखने को मिलती है। ये समिति बनती है और इस समिति के द्वारा कहा जाता है कि प्रशासन के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, लेकिन जनता ने कहा कि नहीं भाई, हम इससे संतुष्ट नहीं है। वो भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड कर रहे थे। खासकर दक्षिण भारत में श्री रामल्लू जी के नेतृत्व में तेलुगु भाषा समूह के जो लोग थे उन्होंने इस भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की। भारत सरकार ने धर समिति की रिपोर्ट को दोबारा से विचार करने के लिए जेवीपी समिति बनाई। जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया थे। लेकिन हुआ ये कि इसने भी कहा कि प्रशासन के आधार पर राज्य बनेंगे, लेकिन जनता जो थी वो भाषा के आधार पर राज्य चाहती थी। अंततः ये हुआ कि श्री रामल्लू जी थे, इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के अनशन के बाद। और जैसे इनकी मृत्यु हुई तो भाषा के आधार पर राज्य के डिमांड जो थी वो उग्र हो गई। आगजनी हुआ, सड़कें उखाड़ना हुआ, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब चीज शुरू हुआ। उग्र जैसे ही हुआ आंदोलन, तब जाकर आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित किया, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और इसके बाद दूसरे राज्यों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करना शुरू कर दी, जैसे गुजरातियों ने गुजराती की, पंजाबियों ने पंजाब की, और बंगालियों ने बंगाल की। तो इस प्रकार से जब डिमांड बढ़ी तब जाकर 29 दिसंबर को 1953 को आयोग बनता है। इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था इसने अपनी सिफारिश दी
इसने अपनी सिफारिश दी कब? 1955 में। और इस सिफारिश के आधार पर 1956 में भारत की संसद ने एक अधिनियम पास किया। इस अधिनियम को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा जाता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की थी। ये जो 14 राज्य बने थे, इसी में एक मध्य प्रदेश था, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ फजल अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसको आप फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फजल अली आयोग? याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आयोग था ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें एक सदस्य थे डॉक्टर फजल अली, जो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इनके अलावा इसमें के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये हृदयनाथ कुंजरू जो थे, ये 3 सदस्य थे। और इन तीनों सदस्यों ने भारतीय संसद को अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि 16 राज्य बनाए जाएंगे और 3 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। लेकिन भारतीय संसद ने 1956 में जो अधिनियम पास किया, उसके माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मध्य प्रदेश भी इस समय बनाया गया। इसलिए हम 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, तो राजधानी भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बेहतर तरीके से इसको मनाया जाता है। सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो, सब एक दूसरे को बधाई देते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? यहाँ देखिए, ए स्टेट का भाग था, बी स्टेट का भाग था या सी स्टेट का भाग था, और एक पृथक स्टेट था। याद रखिएगा, पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश में भोपाल क्या था? तो याद रखिएगा, भोपाल जो है पुनर्गठन के पहले की अगर हम बात करें तो वो सी स्टेट का भाग था। इसको जरा गहराई से समझना है। जनरली क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास अटेंड करते हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। कहेंगे कि सर आपने क्लास में तो ऐसे पढ़ाया था और अभी आप ये पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि जो सी स्टेट है, ये विंध्य प्रदेश वाला इलाका था। याद रखिएगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर, उसके पहले हम बोले 1947 के बाद से, तो उस समय भाग ए, बी और सी और एक स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर दिखाई पड़ती चीजें। इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर भोपाल था और यहां पर भाग ए, बी, सी बनाया गया। जो भाग सी था ना, वो विंध्य प्रदेश का इलाका था जिसकी राजधानी थी रीवा। बराबर। और जब हमने इन सभी चीजों को मिलाकर पुनर्गठन करके मध्य प्रदेश को बनाने के प्रयास किया था, तो उसके बाद यह किया गया था कि भोपाल जो है उसको रीवा वाले जो रहा पार्ट सी, भाग ग, पार्ट सी का हिस्सा बना दिया था भोपाल को। मतलब ये कि 1956 में पुनर्गठन के पहले भोपाल कौन से पार्ट का हिस्सा बना दिया गया था? सी का, भाग ग का हिस्सा बना दिया गया था, विंध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि पुनर्गठन के पहले भोपाल भाग सी का हिस्सा था। लेकिन अगर हम प्रारंभ की बात करें, आजादी के समय की बात करें, तो भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन जब पुनर्गठन के पहले की बात करते हैं 1956 के पहले, तो भोपाल जो था वो भाग सी का हिस्सा था। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा जी को इसका पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था, है ना। ये पूरी व्यवस्था आप लोग देखेंगे मिलाने के बाद। और 1 जून 1949 जो है, तब से भोपाल जो है वो भाग सी में मिला लिया गया था। उसके पहले स्वतंत्र था। 1 जून 1949 के पहले स्वतंत्र था, ये ध्यान रखेंगे। और भोपाल में नवाबी संस्कृति चलती थी। कौन सी संस्कृति? नवाबी संस्कृति चलती थी, जिसको खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सही कथन को छांटिए। 4 कथन दिए, इनमें से सही कौन सा वो आपको देखना है। अब देखिए, ध्यान से पढ़ना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई ना कोई जरूर गलत ऑप्शन चुन लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको लगते इजी हैं। आप सोचते हैं कि आप आसानी से इनको सॉल्व कर देंगे, और आसानी से सॉल्व करने के चक्कर में एक ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का आपके मन में आता है, और पूरे सेंटेंस को पढ़े बिना आप खट से उत्तर लगा के आ जाते हैं, और फिर बाद में आप जश्न मनाते हैं कि यस मेरा तो हो गया। लेकिन जब बाद में उत्तर देख करते हैं तो फिर गलत हो जाता है। तो इत्मीनान से पढ़ने का, इत्मीनान से पढ़ के उत्तर देखने का क्या, कि सही कथन को छांटना है। क्या स्टेट ए की राजधानी रीवा थी? भाई स्टेट ए की राजधानी रीवा नहीं थी। रीवा जो थी वो स्टेट सी की राजधानी। बराबर। दूसरे पे आते हैं, स्टेट सी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था? नहीं, स्टेट सी को मध्य भारत के नाम से नहीं जाना था। स्टेट सी को कहते थे विंध्य प्रदेश का इलाका। बराबर। मध्य भारत तो स्टेट बी होता था। आगे देखते हैं, स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था। तो याद रखिए, स्टेट बी को बघेलखंड नहीं था, इसमें
ध्यान रखना है आप लोगों को। और चौथा है स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। स्टेट बी का मतलब था मध्य भारत, और मध्य भारत की 2 राजधानी थी, एक थी शीतकालीन और एक थी ग्रीष्मकालीन। एक राजधानी आप मानते थे ग्वालियर और एक राजधानी आप मानते थे इंदौर। इसका मतलब 6-6 महीने 2 राजधानी हुआ करती, तो आपका ये वाला उत्तर सही है बराबर। तो इस प्रकार से आराम से इत्मीनान के साथ पढ़कर आपको इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं बतानी है, क्यों? क्योंकि पूरा कोटेशन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सही उत्तर नहीं निकलेगा, आता होगा तो भी गलत कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था? महाकौशल का क्षेत्र ए स्टेट में शामिल था, बी स्टेट में शामिल था, सी स्टेट में शामिल था, या स्वयं एक स्टेट था? दोस्तों याद रखिए, महाकौशल क्षेत्र ए स्टेट में शामिल था। ए स्टेट जो है इसकी राजधानी नागपुर स्थापित की गई थी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो ए स्टेट है इसकी राजधानी जो थी नागपुर स्थापित की गई थी, और इसमें महाकौशल के साथ बरार जो है प्लस सीपी सेंट्रल प्रोविंस का जो इलाका है ये भी शामिल किया गया था। तो एक बड़ा क्षेत्र जो था वो इसमें शामिल किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी थी? कोटा, विदिशा, भानपुरा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, सिरोंज तहसील जो है वो विदिशा का हिस्सा बनी थी। ये कोटा जो जिला था उससे ली गई थी और इसको विदिशा में शामिल किया गया था, जहां सिंध नदी का प्रवाह है सिरोंज में, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देवी अहिल्याबाई जी का संबंध रहा है यहाँ से विवाह के संबंध में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? 45, 48, 61 या 43? याद रखिए कि मध्य प्रदेश जब स्थापित किया गया था तो उसमें 43 जिले थे। 2 जिले बनाए गए 1972 में, एक बनाया गया था भोपाल प्लस एक बनाया गया था राजनांदगांव, क्लियर। इसके बाद हम जाते हैं 1998 में, तो यहां पर देखो 45 जिले हो गए कब? 1972 में। इसके बाद हम 1998 में जाते हैं तो यहां पर BR दुबे समिति और सिंहदेव समिति 2 समितियां थी। एक समिति ने, दुबे समिति जो रही, दुबे समिति ने कहा कि 10 जिले बनाइए, और सिंहदेव समिति जो थी इस समिति ने कहा कि 6 जिले बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जिले यहां पर मिला दिए गए तो मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए थे, जो 31 अक्टूबर सन 2000 थे, क्लियर। लेकिन यहां पर यह समझना है कि छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को, और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप भी अस्तित्व में आता है। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ बनता है तो छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ बना वो 26वां राज्य बना था देश में, और इसमें 16 जिले चले गए प्लस 3 संभाग चले गए। जैसे 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में दिए तो मध्य प्रदेश में यहां पर आपके बच जाते कितने? 45 जिले बच जाते हैं और 9 संभाग बच जाते हैं, बराबर। तो ये स्थिति आपको देखना है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बन गए थे? तो 45 जिले शेष रह गए थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना, और किस प्रकार से बने थे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकती हैं। ये क्वेश्चंस भले ही दिखने में आसान हो, लेकिन क्या होता है कि पेपर जो बनता है वो कुछ कठिन प्रश्नों के आधार पर बनता है, कुछ सरल प्रश्नों के आधार पर बनता है। सरल प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई बना देता है, तो ऐसे प्रश्न जो होंगे वो आपको इसी संदर्भ में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 45 है, 48 से 51 है या 52 में? दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। हालांकि 53वां जिला जो होगा दोस्तों वो मऊगंज की घोषणा की जा चुकी है रीवा से अलग करके, और 54वां जिला जो होगा वो नागदा की घोषणा की जा चुकी है शिवराज जी के द्वारा। नागदा की जो घोषणा है वो तो दोस्तों अभी जुलाई में की है, और मार्च में मऊगंज की घोषणा शिवराज जी ने कर दी है 2023 में। तो आने वाले समय में 53वें जिले के तौर पर मऊगंज और 54वें जिले के तौर पर नागदा जो है वो उज्जैन संभाग में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने जिले हैं दोस्तों? 52 जिले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जिले और इस प्रकार की चीजों को आपको ठीक से याद कर लेना है, वरना ऐसा ना हो जाए कि कल को आपसे कोई इंटरव्यू ले ले और इंटरव्यू में आपको पता चले कि आपसे पूछा गया कितने जिले और आप उड़बड़ा नंबर बताते चले जाएं। ऐसे में क्या होगा? नाम आप हमारा लेंगे, याद आपने नहीं किया है, तो ऐसे में दिक्कतें होती हैं। तो इस नंबर को ठीक से याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है कटनी, कवर्धा, इटारसी या सीहोर। दोस्तों याद रखिएगा, इटारसी जो है वो जिला मुख्यालय नहीं है, ये एक रेलवे जंक्शन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भी है। जंक्शन किसको कहते हैं? जहां 3 अलग अलग दिशा से
है ना, 3 अलग अलग दिशा से ट्रेन आ सकती हो, उसे आप रेलवे जंक्शन के तौर पर जानते हैं। जैसे हम मथुरा की बात करें तो वहां लगभग 7 या 8 अलग अलग पटरियों से ट्रेन आ सकती है एक साथ। ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रेन आने से पहले एक को हटाना पड़ेगी, नहीं, एक साथ 3 जगह से आ सकती है। तो ये जंक्शन है, रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ सीहोर की बात करें तो ये मुख्यालय रहा है, कटनी जो रहा है वो मुख्यालय रहा है, और कवर्धा जो है दोस्तों ये भी रहा है, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कवर्धा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों के में शामिल है। 2003 में 15 अगस्त को बौद्ध समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 3 जिले बने थे। अब इस प्रश्न में से छांटना है कि कौन सा है, सीधी, हरदा, बड़वानी या बुरहानपुर। याद रखिए बुरहानपुर जो है ये बनाया गया था किससे अलग करके, खंडवा से अलग करके। तो खंडवा से बुरहानपुर बनाया गया था 2003 में 15 अगस्त के दिन। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो एक मिलता है आपको अनूपपुर, और एक आपको मिलता है दोस्तों इसी में अशोकनगर। ठीक है, तो अशोकनगर जो है ना दोस्तों ये गुना से अलग करके बनाया गया था, और अनूपपुर जो है ये शहडोल से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और 2008 में याद रखिएगा शहडोल को एक अलग संभाग बना दिया गया था, जिसमें डिंडोरी, उमरिया जो इलाके हैं वो इसमें शामिल है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है संभाग भी हो चुका है शहडोल अब 2008 के बाद से, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है बुरहानपुर, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीन जिले निवाड़ी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। दोस्तों निवाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वो 52वां जिला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है निवाड़ी, उसके संदर्भ में ही आपको कथन दिए और इसमें से छांटना है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, यहां देखिए निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, बिल्कुल लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर के आसपास निवाड़ी का क्षेत्रफल है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है, 4,01,000 के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। तो निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, बिल्कुल छोटा जिला है निवाड़ी। ओराण और पृथ्वीपुर तहसील को मिलाकर बनाया गया, बिल्कुल सही है, टीकमगढ़ से अलग किया गया था, और इनमें ये सब चीजें बोल सकते हैं कि शामिल की गई हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय निवाड़ी को बनाया गया, बिल्कुल निवाड़ी जो है मुख्यालय है। इसका मतलब सही उत्तर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये आपको उत्तर जो है वो मिल गया है। ये फैक्ट्स जो आपको अलग मिले हैं वो भी याद रख लीजिएगा, निवाड़ी का क्षेत्रफल, वहां की जनसंख्या, इसमें मौजूद तहसील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 41 थी, 43 थी, 45 थी या 48 थी। ध्यान रखना है जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तब मध्य प्रदेश में लगभग 43 जिले थे। ये 43 जिले जो थे वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, जो लगभग 79 रियासतों को मिलाकर स्थापित किए गए थे। कितनी रियासतों को, लगभग 79 रियासतों को मिलाकर, मध्य भारत क्षेत्र में जितनी भी रियासतें थी इनको मिलाकर ये बनाए गए थे 43 जिले। और इस समय आपको यहाँ पर 4 भाग देखने को मिलते हैं, ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, और स्वतंत्र दिखता है। स्वतंत्र कौन था, भोपाल था। भोपाल को बाद में किसके मिला दिया गया, सी में मिला दिया गया। तो 1, 2, 3 भाग मिले, इनको मिलाकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया था 1956 में। क्लियर, तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और लगभग 8 के आसपास आपको संभाग भी देखने को मिलते थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्न समितियों जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। BR दुबे समिति, MS सिंहदेव समिति, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों की दोनों समितियां दोस्तों जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये बनाई गई थी 1982 में, सिफारिश आई थी 1998 में, 10 जिले बनाए गए थे। इसकी सिफारिश आई थी मई में। जून में ये समिति बनाई गई, 30 जून को सिफारिश आई और 6 जिले बनाए गए थे टोटल। मतलब ये कि दोनों की सिफारिश पर 16 जिले बनाए गए थे। तो अ और ब दोनों सही इसका उत्तर होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, मुरैना है, बुरहानपुर है या सिंगरौली है? याद रखिए सबसे पश्चिम में अगर हम जाएंगे अलीराजपुर आता है, जो एक तरफ गुजरात को छूता है और एक तरफ महाराष्ट्र को छूता है, बराबर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिम का है। सबसे पूर्व में जाए तो सिंगरौली मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बुरहानपुर जो है सबसे दक्षिण में मिलता है, और अगर मुरैना की बात करें तो सबसे उत्तर में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज समझिए, सिंगरौली से अलीराजपुर का डिस्टेंस जो है वो लगभग 870 किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश के पूरब से पश्चिम का डिस्टेंस। मुरैना और बुरहानपुर के बीच में बात करें दोस्तों तो लगभग 605 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश का आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, जो मैं मध्य प्रदेश के भूगोल वाले संदर्भ में पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती है? बड़वानी की, रतलाम की, मंदसौर की या झाबुआ की? दोस्तों याद रखिएगा, मंदसौर जो है वो उत्तर पश्चिम में बहुत ज्यादा अलग पड़ जाता है, जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है शिवना नदी के तट पर और अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पीछे पड़ जाता है थोड़ा ज्यादा। जबकि झाबुआ है, रतलाम है और बड़वानी, इन तीनों से धार की सीमा लगती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इंदौर से भी धार की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। धार जो है वो बड़वानी के उत्तर में है, लेकिन यहां बीच में आपको नर्मदा घाटी वाला इलाका देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? अलीराजपुर को, सिंगरौली को, सीधी को या बैतूल को? याद रख लीजिएगा, सिंगरौली। सिंगरौली जिसको हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित जिला है, उसको शिवराज जी ने सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई थी? 2, 3, 4, 5? याद रखिए, यहां पर 3 तहसीलें शामिल की गई थी, जिसमें सिंगरौली भी एक तहसील थी। और ये सिंगरौली जो है दोस्तों, ये 2008 में बनाया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मई 2008 में सिंगरौली बनाया गया था, लगभग 24 मई के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है? तो याद रखिएगा, एक नए संभाग का गठन किया है 2008 में। वो भी कौन सा संभाग दोस्तों? शहडोल संभाग। ये ध्यान रखना, वर्तमान में इसमें आपको 4 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ये कहता है कि भोपाल जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1972, 26 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1972। दोस्तों इसके हिसाब से हम देखें तो 2 अक्टूबर 1972, लेकिन याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1972 को इसकी घोषणा हो गई थी और फाइनली ये अस्तित्व में आया था 26 नवंबर 1972 तक। ठीक है, ये डेट्स आप लोगों को याद रखनी है भोपाल के संदर्भ में। भोपाल के साथ राजनांदगांव भी एक जिला बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद वो छत्तीसगढ़ वाले इलाके में चला गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? याद रखिए, विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि या आर्थिक दृष्टि से? सभी दृष्टि से क्षति हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति हुई है आर्थिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, वन संसाधन सभी के सभी कहां चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए थे, इसलिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विभाजन से मध्य प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए थे? सही कथनों को चुनिए। देखो, पहला कथन है, विभाजन से पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था विभाजन से पहले, जिसका लगभग 44, 36, 46 के आसपास क्षेत्रफल हुआ करता था। विभाजन के पूर्व प्रदेश में 12 संभाग हुआ करते थे। बिल्कुल 12 संभाग हुआ करते थे और लगभग 61 जिले हुआ करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर थी। बिल्कुल 1127 किलोमीटर थी पहले, और अब 870 किलोमीटर रह गई थी। हमारा नुकसान हुआ है। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कोई सा भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित के जिलों में से किसका पहले एक हिस्सा था? सतना का था, जबलपुर का था, रीवा का था या उमरिया का था? पटवारी में ये प्रश्न आ चुका 2017 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर का हिस्सा था पहले कटनी, और मई 1998 में जब जिले गठित किए गए थे हमारे देश में दुबे समिति की सिफारिश पर, तो इसको कटनी जिले को अलग करके स्थापित किया गया था। इसके बाद बहुत सारे फैक्ट जो थे वो भी बदल गए थे। जैसे रूपनाथ का अभिलेख आप जबलपुर में बोलते हैं, वो विभाजन के बाद कटनी वाले क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है। यह किस जिले में आती है? तो याद रखिएगा, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला या सीधी। तो घोड़ा डोंगरी जो है दोस्तों वो बैतूल जिले में आती है, ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया है? शहडोल को, नर्मदापुरम को, सतपुड़ा को, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, शहडोल को 2008 में
10वां संभाग बनाया गया था, जिसमें उस समय 3 जिले देखने को मिलते थे, अब इसमें 4 जिले मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को अपने अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2008, 27 अगस्त 2008, 22 जुलाई 2008, 2 सितंबर 2008। 2008 में 27 अगस्त के दिन नर्मदापुरम जो है वो दिखाई पड़ता है, जिसको पहले हम होशंगाबाद के नाम से जानते थे, इसका नर्मदापुरम नाम कर दिया गया, जिसमें 3 जिले हैं, बैतूल है, हरदा है और होशंगाबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, बताइए इसमें कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 69, 70, 79 या 89? याद रखिए 79 रियासतें मिलाई गई थी, जिसमें भाग सी में हम बात करें दोस्तों तो लगभग भाग सी के अंतर्गत 68 रियासतें, भाग बी के अंतर्गत 26 रियासतें और बाकी की रियासतें भाग ए के अंतर्गत देखी गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में हैं? चंबल, सागर, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा चंबल संभाग में 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, चंबल संभाग ध्यान रखिएगा, सबसे कम वर्षा वाला संभाग भी चंबल संभाग ही आता है। बैतूल जिला किस संभाग में है दोस्तों? ऑप्शन है भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर या रीवा। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जो है वो बैतूल जिला इसी में आता है। 3 जिले हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद, जिसको हम नर्मदापुरम के नाम से अब जानते हैं। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुरैना में है, ग्वालियर में है, भिंड में या श्योपुर में? दोस्तों याद रखिएगा मुरैना जिले में चंबल संभाग का मुख्यालय है, जिसमें मुरैना, भिंड और श्योपुर तीनों जिले शामिल होते हैं और मुरैना को इसका मुख्यालय बनाया गया है। नवगठित जिला आगर मालवा किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम। दोस्तों याद रखिएगा कि 16 अगस्त को 2013 को हम देखते हैं कि उज्जैन में आगर मालवा जो है वो गठित किया जाता है। उज्जैन में पहले 6 जिले होते थे, आगर मालवा बनने थे, अब 7 जिले आ गए हैं और ये शाजापुर से अलग करके स्थापित किया गया था। आगर मालवा उज्जैन संभाग में आता है। उज्जैन संभाग में इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, इसके अलावा देवास, उज्जैन, ये सभी जिले जो हैं ये कौन से उज्जैन संभाग में आते हैं। ठीक है, तो इन जिलों के नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अब नागदा जो मध्य प्रदेश का 54वां जिला बनेगा वो उज्जैन संभाग में मिलने से उज्जैन संभाग में 8 जिले हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1998 में मध्य प्रदेश में नए जिले बनाए गए थे, कितने? 10, 6, 16 या 22? दुबे समिति की सिफारिश पर 10 और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 16, तो 6, तो टोटल 16 जिले बनाए गए थे। 32वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मंडला का, छिंदवाड़ा का, सिवनी का या जबलपुर का? याद रखिए छिंदवाड़ा का लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, जिसका लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है। जनसंख्या में निवाड़ी सबसे छोटा जिला, 4,01,000 के आसपास जनसंख्या है और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर है, जिसकी जनसंख्या अब लगभग 40 लाख से ज्यादा होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 213, 313, 290, 299। मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, जिनमें से 89 विकास खंड आदिवासी विकास खंड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही, पुनर्गठन के बाद की नहीं हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागपुर को, भोपाल को, जबलपुर को, रायपुर को, नागपुर को उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? 348, 345, 337, 342। याद रखिए ये जो प्रश्न है ये 2008 की एग्जाम में और 2012 की एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम उस संदर्भ में देखें तो 342 उत्तर आता है, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 428 के आसपास तहसीलें हैं, याद रखिएगा। तो अगर अब आता है तो 428 आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। और अभी चुनाव का दौर चल रहा है तो अभी जल्दबाजी मत करिएगा, अपने नोट्स को अभी तो 428 लिखिए, इसके बाद अपडेट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी शिवराज जी जो है वो एक एक जगह अलग अलग जा रहे हैं। अब वो मऊ गए थे तो मऊगंज बना दिया उन्होंने रीवा से अलग करके। जब नागदा तरफ गए अपने दौरे के लिए तो नागदा को अलग जिले बनाने की बात कर दी गई। अब वो कहीं और जाएंगे तो नई तहसीलें भी बनाने की घोषणा करेंगे और नए जिले बनाने की घोषणा करेंगे, तो अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखिए, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? नागपुर थी, इंदौर थी, रामपुर थी, उज्जैन थी। दोस्तों नागपुर थी राजधानी, याद रखिएगा। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? 6, 7, 8, 5, 7 जिले में अभी नाम लिया है। नीमच, रतलाम, मंदसौर, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। तो 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में।
आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इंदौर का, हरदा का, दतिया का, भोपाल का। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो भोपाल का लगभग 2782 के आसपास क्षेत्रफल दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम इन सभी में जाएं तो इन सभी का क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जिसमें इंदौर का लगभग 3800 के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो भोपाल, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला बोलेंगे तो निवाड़ी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? धार, झाबुआ, देवास, बड़वानी। याद रखिए, देवास उज्जैन संभाग में आता है, धार हुआ, झाबुआ हुआ, बड़वानी हुआ, इसमें एक और ले लीजिए अलीराजपुर, इधर चले जाइए आप बुरहानपुर, ठीक है, इधर चले जाइए इंदौर, ठीक है, तो ये काय में आएगा? ये सभी इंदौर संभाग में। खंडवा को भी इसमें आप शामिल करेंगे, खंडवा जो है वो भी किसमें आता है? इंदौर संभाग में आता है। तो ये सभी इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, और लेकिन ये देवास जो है वो उज्जैन संभाग में आता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? देवास, राजगढ़, विदिशा, सीहोर। जो भोपाल संभाग है दोस्तों में 5 जिले हैं, ये 5 जिलों में देवास जो है वो नहीं आता, ये उज्जैन संभाग में। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, भोपाल ये सब किसमें है? याद रखिएगा, वो सब आते हैं, रायसेन को मिला लीजिएगा, ये सब किसमें आते हैं? भोपाल संभाग में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा या छोटा नागपुर का पठार। ये महाकौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंदौर जिले में महू वर्ष में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया था। 1986, 1982, 2003, 1999। 2003 में महू का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम पर पड़ा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंबेडकर जी का संबंध महू से, ये इनकी जन्मस्थली भी है। ठीक है, अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले को 3 तहसीलों से बना हुआ है? झाबुआ, बड़वानी, रतलाम या धार। याद रखिए, झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर झाबुआ की एक तहसील हुआ करता था, तो झाबुआ की एक तहसील था अलीराजपुर, इसको अलग करके इसमें 3 तहसीलें मिलाकर इसको जिले के तौर पर स्थापित किया गया था 2008 में, झाबुआ से अलीराजपुर, 17 मई 2008 को। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी हो गया, ये वर्षा दोस्तों गलत लिखा गया, इटारसी और सीहोर। यहाँ पर इटारसी मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? अब यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ कि किस आधार पर है, एक आप जनसंख्या के आधार पर भी बोल सकते हैं और एक आप क्षेत्रफल के आधार पर भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब यहां देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी? इंदौर, अजयगढ़, भोपाल या दतिया। अब जनसंख्या के हिसाब से कौन सी है? इंदौर, और क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो अजयगढ़ आती है। तो यहां याद रख लीजिएगा, इस हिसाब से हम यहां पर दोनों तहसीलों को देख रहे हैं। अगर यहां पर क्षेत्रफल दे देगा और जनसंख्या दे देगा तो आप उत्तर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, डबरा किस जिले में आता है? ग्वालियर में, शिवपुरी में, भिंड में या मुरैना में? डबरा जो है ग्वालियर में आता है, यहाँ पर शुगर मिल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला 1956 में प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या नागपुर। नागपुर जो था वो किसको दे दिया गया था? महाराष्ट्र को दे दिया गया था, क्योंकि मराठी भाषी क्षेत्र था, तो ये नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। अगला प्रश्न है, भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना था? 1992, 1938, 1956, 1947। याद रखिएगा, 1956 सीहोर के अंतर्गत आता था, सीहोर मुख्यालय था, उसके अंतर्गत भोपाल जो था उसको शामिल किया जाता था, तो 1956 जो था वो प्रशासनिक केंद्र के तौर पर देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है? भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी या उपयुक्त सभी। दोस्तों, गिर्द का मतलब होता था ग्वालियर, तो ग्वालियर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? तो उपयुक्त सभी होंगे, शिवपुरी भी आएगा, ग्वालियर और भिंड, इसके अंतर्गत तीनों शामिल होते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? ग्वालियर, विदिशा, सागर या भोपाल। देखिए, हम जब कंबाइंड ग्रुप 4 असिस्टेंट इस एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से देखें तो इन्होंने जो है वो विदिशा को सेंटर दिया था, लेकिन हम अगर हमारे फैक्ट के आधार पर देखें और जो निश्चित किया उसके आधार पर देखें तो कटनी में जो करौंद है उसको आप भारत का सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो करौंद याद रखिएगा, जो आपको सेंटर पॉइंट के तौर पर याद रखना है। धरती का केंद्र क्या? मंगलनाथ, उज्जैन है। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? रायसेन, सीहोर, विदिशा, मंदसौर। सीहोर में था, जिला मुख्यालय बना था। रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952, 1954, 1948, 1950। याद रखिएगा, 1948 में रतलाम को बनाया गया था। 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? सागर, नर्मदापुरम, शहडोल या रीवा। नर्मदापुरम संभाग। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? 1820, 1821, 1819, 1822। रट लीजिए, 1822 में।
नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? 96 में, 97 में, 95, 98 में नीमच जो है वो 1998 में अलग जिला बना था, ध्यान रखना है। डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? 1998 में किया गया था। केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष हुआ था? 1861 में हुआ था। 1998 में मध्य प्रदेश के जिले, बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ था? 16 जिलों का। निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था दोस्तों? तो गुना को ईसागढ़ नाम से जानते थे। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? 1947 में हुआ था। सिंगरौली का जिला मुख्यालय में स्थित है दोस्तों बेढ़न, जिसको आप ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, तहसील है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किससे मुड़वारा कहा जाता था दोस्तों? कटनी को मुड़वारा कहा जाता था, जो 1998 में जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस क्लास में कई सारे प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश के जिलों, संभाग और पुनर्गठन से संबंधित होंगे। तो आज हमने एक और टॉपिक कंप्लीट किया। इन सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।